हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल अरीना में जब कभी भी मिडिल ईस्ट का नाम आएगा, हमेशा रीजनल इंस्टेबिलिटी वर्ड आपके जहन में जरूर आएगा। जब भी मैं बोलता हूं रीजनल इंस्टेबिलिटी, याद रखिएगा यहां पे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो हमेशा युद्ध के मुकाम तक पहुंच ही जाती हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे ईरान और इजराइल आपस में इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि कभी भी ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल सकता है। वैसे ही अर्मेनिया अजरबैजान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल का पैलेस्टीन के साथ चलता हुआ युद्ध, चाइना का ट्रंप, जब आप देखेंगे है ना, एक इकोनॉमिक वॉरफेयर देखने को मिलता है यूएसए वर्सेस चाइना में। तो कहीं ना कहीं एक इस तरीके की रीजनल इंस्टेबिलिटी कहीं ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को जन्म ना दे दे और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट ना कर दे। इस समय आइए हम समझते हैं कि आज के इस डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि ईरान और इजराइल, इन दोनों के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं, प्लस इन कॉन्फ्लिक्ट्स का सल्यूशन क्या हो सकता है और अभी तक क्या क्या हुआ है। आज आप देखेंगे इजराइल जो है वो मल्टीपल अटैक्स कर चुका है ऑलरेडी ईरान के ऊपर। उसने सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करे हैं, मल्टीपल टारगेट्स, आप देखेंगे मल्टीपल साइट्स को अपना निशाना बनाया है ईरान के अंदर। अब यहां तक की तो बात आज की है, इससे पहले भी आप देखेंगे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरवा दिया गया ईरान का, कई सारे लोग मरवा दिए जाते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे असैसिनेशन ऑफ एटलीस्ट 6 सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट द्वारा हुआ है, सेवरल हाई रैंकिंग ऑफिसर्स द्वारा हुआ है। ईरानियन अथॉरिटीज रिपोर्ट करती हैं करीबन 78 लोगों की मृत्यु होती है इजराइल के इस ऑपरेशन में। प्लस फिर इसकी जवाबी कार्रवाई में आप देखेंगे ईरान ने भी कई सारे ड्रोन अटैक्स, कई सारी मिसाइल अटैक्स जो हैं वो इजराइल के अंदर करवाई हैं। तो ये एक सीरीज जो चलती आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है हम उसको देखेंगे अभी। पर आज की जो स्थिति है वो ये है कि दोनों नेशंस अब चुप रहने वालों में से नहीं है। दोनों नेशंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस लेवल पर एंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। और हद तो तब हो गई जब इजराइल ने ईरान के अंदर नाटनाज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी अटैक करवा दिया। इसका रिपरकशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम उसको भी देखेंगे। पर आप देखेंगे अगर ये पूरा इजराइल का अगर मैं मैप बताता हूं आपको, तो ये जो है नाटनाज, ये एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है जो कि ईरान के अंदर है। अब ये पूरी कहानी क्या है, देखिए पूरी कहानी ये है, ईरान और इजराइल का एक बहुत ही पहले से, मतलब अगर मैं बोलूं आपसे, बेसिकली मुस्लिम वर्सेस जूश एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। रिलीजन के बेसिस पे ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं रहा है, कई सालों से चलता आ रहा है। ऊपर से इजराइल जो एक ऐसा नेशन है जहां पे जूइश कम्युनिटी है, ये अपने अधिकारों के लिए इस लेवल पे लड़ जाते हैं। इनको पता है कि अगर ये लोग नहीं लड़ेंगे तो इनका सर्वाइवल इंश्योर नहीं हो सकता। और आप देखेंगे इजराइल जो कि एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड स्टेट है, वो हमेशा अपने रीजनल जितने भी राइवल ग्रुप्स हैं, जितने भी राइवल कंट्रीज हैं, उनको शांत रखने में, उनको दबाने में नंबर 1 काम करता है। यहीं पे ईरान जो कि एक और मिडिल ईस्ट का सुपर हीरो कह सकते हैं आप, वो जो है इस पूरे इजराइल के बिहेवियर को काउंटर करने के लिए एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। जिस दिन वो न्यूक्लियर पावर बन गया, एक बैलेंस ऑफ पावर आ जाएगा, यानी कि यहां पे इजराइल, यहां पे ईरान और बराबर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, पाकिस्तान के पास आज एक न्यूक्लियर वॉर है, मतलब न्यूक्लियर वेपन है, और हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है। इससे हम दोनों बराबर नहीं हो जाते, परंतु इससे एक बात तो पक्की है कि हम दोनों कभी भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो जब कभी भी न्यूक्लियर आ जाता है तो एक बैलेंस ऑफ पावर आ जाती है। सिमिलरली जो रीजनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रखी है मिडिल ईस्ट में, वहां पे कहीं ना कहीं इजराइल थोड़ा सा नीचे दब सकता है, क्योंकि आज इजराइल ऊपर है और ईरान और बाकी जितने भी नेशंस हैं वो नीचे हैं। क्योंकि एकमात्र मुस्लिम नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है दैट इज पाकिस्तान, उसके अलावा अभी तक किसी के पास नहीं है। तो ईरान क्या कर रहा है, धीरे धीरे चोरी छुपे 2010 से न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जितना आपको एनरिचमेंट चाहिए वो करीबन 90% के आसपास होता है। और आज जो ईरान है वो 60% से ऊपर अपने न्यूक्लियर को एनरिच कर चुका है। सवाल ये है कि बाकी नेशंस क्यों नहीं चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर एम्पावर्ड बन जाए। देखिए वेस्ट कभी भी इसको नहीं चाहेगा, चाहे फ्रांस है, चाहे चाइना है, चाहे वो मान के चलिए आप यूएसए है, यूके है ना, रशिया है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो न्यूक्लियर पावर बने। क्यों नहीं चाहेगा, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है,
कि कहते हैं ना मिर्जापुर की गद्दी जो बैठ गया वो बैठ गया। अब कोई और नहीं चाहता कि ये इतनी बड़ी पावर शेयर कर पाए, जैसे कि इंडिया ने बनाया, चोरी छुपे बनाया। हम लोगों ने जब 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करा, 1998 में करा, तो जब हम लोगों ने इस तरीके से ये करके शो करके दिखाया ना, पूरे विश्व को जब शो करके दिखाया, तो हमने करने के बाद बोला, हम पकड़े नहीं गए। अगर हम पकड़े जाते तो शायद विश्व हमें भी रुकवा देता। जबकि आप जानते हैं कि कितने सारे सैंक्शंस हम पे लगाए गए, कितनी नजरें रखी गई, कितनी सैटेलाइट सिस्टम हम पे लगाए गए, तब भी हमारे कुछ ग्रेट साइंटिस्ट और ग्रेट लोगों की वजह से हम इसको मतलब अचीव कर पाए। व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज, एक 1967 में एक ट्रीटी आती है, 1968 पर्टिकुलरली, जिसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो ये कहता है कि न्यूक्लियर जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल पर्पसेस के लिए जाए। सिविल पर्पस यानी कि बिजली बनाने में उपयोग हो। जिन भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है वो कभी भी दूसरी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ये चीज ना दें। ये डिस्ट्रॉयर की तरह काम कर सकता है, गलत आदमी के पास चला गया तो टेररिस्ट के पास भी पहुंच सकता है। कई सारे इसके कारण हैं, पर एक बात पक्की है कि ईरान इसमें एकजुट होकर लगा हुआ है। पिछले 10 साल 15 साल से ये बनाने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है वो इसको पकड़ लेती है कभी ना कभी कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा देती है। बट ये एक लड़ाई चलती जा रही है। अब इसमें यूएसए जो है, याद रखना, जो विश्व गुरु माना गया है या विश्व लीडर माना जाता है, ये इजराइल का सपोर्ट करता है, बिकॉज इजराइल और यूएसए की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा मैच होती है। अब अगर यूएसए इजराइल का सपोर्ट करता है तो पूरा का पूरा नाटो आप समझ सकते हैं इजराइल का सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि यूएसए बैक नेशंस इजराइल का सपोर्ट करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये वॉर के रूप में निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी इजराइल जो है समय समय पर इतने सारे अटैक्स करता है ईरान पे, ईरान अब जवाबी कार्रवाई में वो भी अटैक्स कर रहा है। तो ये वॉर की जो स्थितियां बनती जा रही हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अभी देखिए, ईरान स्ट्राइक्स बैक इजराइल विद मिसाइल्स ओवर जेरूसलम, टेल अवीव। और अगर आप इजराइल को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं फ्रॉम दी जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैप पॉइंट ऑफ व्यू। टेल अवीव कहाँ है, गाजा सिटी कहाँ है, गाजा पट्टी कहाँ है, जेरूसलम कहाँ है, इजराइल का गोलन हाइट्स कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है, मेडिटेरियन सी क्या है। तो ये सारी चीजें आप इसमें थोड़ा सा नजर मार के रखिए। अभी क्या है, यूएसए यानी कि ट्रंप वार्न करते ईरान को कि एक डील पे जल्दी से आ जाओ, नहीं तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब ये डील क्या पॉइंट है ये समझो। हुआ क्या, 2010 से जब ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है ना दोस्तों, 2010 से इस पे सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ने, यूके ने, अलग अलग कंट्रीज ने इस पे सैंक्शंस लगा दिए। कैसे सैंक्शंस लगा दिए? इकोनॉमिक सैंक्शंस। कहा पैसा ही बंद कर दो इसका। अगर ईरान के पास पैसा नहीं जाएगा तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या करेगा? ट्रेड ही खत्म करवा दो इसका। और सारी कंट्रीज को बोल दिया कि इससे ट्रेड मत करो, हम तो करेंगे ही नहीं। अब इससे ईरान की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी नीचे गिरी। जैसे इकोनॉमी नीचे गिरी तो ईरान ने बोला यार हम तो बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। बट देखो, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको 60% एनरिचमेंट करने की जरूरत नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हैं? आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं तो इसलिए तो आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि अगर सिविल पर्पसेस के लिए बना रहे हैं तो 3.67% के आसपास आप जो है बिजली बना सकते हैं। ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आप 60, 70, 80, 90 तक पहुंचेंगे। आज भी 60% पे भी आप ये बात समझ लीजिए कि छोटा मोटा धमाका तो आज भी कर सकता है ईरान। ऑल्दो फुल स्केल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, 90% पे तो वो भी हो जाएगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि 2010 के बाद से जब इतने सैंक्शंस लग गए, फिर यूएसए में आए ओबामा, और जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आया तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार, ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे करते हैं, थोड़े समझौता लाते हैं। तो एक समझौता साइन भी हुआ, JCPOA, इसे कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि P5+1 परमानेंट 5 नेशंस जितने भी आपके यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये +1 कौन है? जर्मनी। इन सब ने मिलकर के एक प्रोग्राम बनाया और बोला कि सुनो, हम एक काम करते हैं, आपके ऊपर से धीरे धीरे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाना स्टार्ट कर देंगे, बट आपको पहला तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, दूसरा आपके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि आप इतना ही न्यूक्लियर एनरिच करेंगे, प्लस IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपके घर में रहेंगे, चेक करेंगे आप बॉम्ब बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। ऐसी एक पूरी डील साइन हुई। बट जैसे ही वहां पर ट्रंप आए, यानी कि ओबामा के बाद जब ट्रंप आए, ट्रंप ने ये डील कैंसिल कर दी। ट्रंप ने कहा ये ईरान मान तो रहा नहीं है और ये अभी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है इजराइल के दबाव में। जैसे ही डील वापस आ गई तो फिर अब बाइडन आ गए उसके बाद, और बाइडन के बाद फिर ट्रंप आ गए। अभी ट्रंप का क्या कहना है कि मैं पुरानी डील नहीं मानता, मैं एक नई डील को साइन करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मेरे साथ अब नेगोशिएट करो जो करना है। अब या तो तुम डील ले लो या तुम अपनी मौत ले लो।
ऐसा क्लियर कट बोल दिया गया है, या तो तबाही ले लो या मेरे से डील ले लो। तो यही बात यहां पे बोली जा रही है कि वो जो पुरानी डील थी ओबामा वाली खत्म हो गई है, अब नई डील हम साइन करेंगे, बातचीत का रास्ता अपनाओ। अगर युद्ध का रास्ता अपनाने की कोशिश करी तो ट्रंप यानी कि यूएसए सबसे पहले अटैक करेगा, इजराइल तो छोड़ दो, हम तुम्हें न्यूक्लियर तो दे ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो ये देखिए यहां पे भी यही बात बोली गई है, यूएस ईरान न्यूक्लियर डायलॉग मीनिंगलेस आफ्टर इजराइल स्ट्राइक्स। अभी तेहरान यानी कि ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है, ईरान कह रहा है कि भाई साहब एक बात बताओ, ये प्यार मोहब्बत की बातें कैसे कर रहे हो आप एक तरफ से मेरे को मार रहे हो, एक तरफ से आप मेरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा रहे हो, एक तरफ से अटैक करवा रहे हो, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल अटैक कर दे। तो आप ट्रंप साहब एक पहले बात बताइए, आप कहते हैं डील ले लीजिए नहीं तो हम कुछ कर देंगे, और हम जब डील के लिए हां कर रहे हैं, यानी कि जो अभी आप देखेंगे ओमान में एक डील होने वाली थी उसकी बातें चल ही रही हैं, और आपने क्या करा, उससे पहले आपने इजराइल को परमिशन दे दी, अलाउ करवा दी, और उसने अटैक भी करवा दिया। अब कोई डील वील नहीं होगी, अब ओमान में कोई बातचीत नहीं होगी, बैठक नहीं होगी, हम कुछ नहीं करने वाले, अब अगर अटैक करना है अटैक करो। इस तरीके की जो वार्निंग्स आ रही हैं, ये एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। जैसे कि ईरानियन पार्लियामेंट रैटिफाई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी विद रशिया। अब आप जानते हो कि हमेशा यूएसए वर्सेस रशिया रहा है। अभी यूएसए अगर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो ईरान ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा, रशिया के पास जाएगा, क्योंकि यही एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव करता हुआ आपको ट्रेंड हमेशा से देखने को मिला है कि जिस कंट्री को यूएसए सपोर्ट करेगा उस कंट्री के अगेंस्ट में रशिया सपोर्ट पे उतर जाता है हमेशा। तो यही चीज यहां पे करीबी है, और अभी ईरान ने रशिया के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर लिया। स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जिसको आईआर में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यानी कि यहां पे कोशिश ये करी जाएगी ईरान के द्वारा कि वो रशिया का साथ लेकर के कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर सके, यूएसए को कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर सके। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ गया, यानी कि एक वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकता है, क्योंकि हमेशा से मिडिल ईस्ट में रीजनल इंस्टेबिलिटी रही है, हाउदी रेबल्स रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, कुर्ड्स हैं, सऊदी अरेबिया का भी इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। दूसरा ऑयल रूट्स, मेजर ऑयल रूट्स हैं, वहां से चोक पॉइंट्स हैं। कल को अगर ये लड़ाई हुई तो ऑयल पे हमेशा अटैक करा जाएगा, और ऑयल पे अगर अटैक करा गया, याद रखना वैसे ही ऑयल के दाम इतने बढ़े हुए हैं और दाम बढ़ेंगे, और इंडिया के लिए और मुसीबत आने वाली है। देश विदेश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का खतरा बढ़ेगा। यूएस और वेस्टर्न अलाइज के साथ हम लोगों का बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि जिस समय यूएसए ईरान पर कोई भी दबाव डालने की कोशिश करेगा तो वो चाहेगा कि उसके जितने भी मित्र हैं, उसके जितने भी दोस्त हैं, वो भी दबाव डालें, और वो इंडिया से भी यही बात बोलेगा कि आप भी दबाव डालिए। परंतु हमारा चाहबार पोर्ट वहां पे है, हम वहां पे कई सारे डील साइन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। चाहबार पोर्ट से ही आज हम, आप देखेंगे, सेंट्रल एशिया का रास्ता तय कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अगर अफगानिस्तान में भी एंट्री लेनी है तो हम चाहबार पोर्ट से जाते हैं, देलाराम जरान हाईवे से जाके मज़ार शरीफ रोड से होते हुए ऊपर पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लमेटिक विषय आ जाएगा। रशिया और चाइना का एंगल भी यहाँ पे बीच में देखने को मिलेगा, बिकॉज रशिया चाइना दोनों ही यूएसए के खिलाफ हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट करते हुए दिखेंगे ईरान का। तो कहीं ना कहीं अगर ये ग्रुपिज्म डिवाइड होने लग गया, जो कि हमेशा वर्ल्ड वॉर से पहले देखने को मिलता है कि कंट्रीज जो है वो टीम्स में डिवाइड हो जाती हैं और फिर एक युद्ध स्टार्ट होता है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक विषय यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन पे बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। क्या ये डील से पहले ही, ऐसा तो नहीं है कि ईरान एक न्यूक्लियर अटैक करके दिखा दे, न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करके दिखा दे, या फिर ये जो एनरिचमेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है, क्या है हमें कहानियां नहीं पता, बट यस ये कहीं ना कहीं लिमिट और पोटेंशियली प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। और ऐसा भी हो सकता है कि ईरान जो है इसको हेल्प आउट करवा दे, किसको देने में, पैलेस्टीन, जिससे इजराइल लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इजराइल के दुश्मनों के पास चला गया तो रीजनल इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है, डेली बेसिस पे वॉर्स और बढ़ सकते हैं। और अगर ये वॉर में न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के चक्कर में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हुआ, जिसकी वजह से रेडिएशन और कंटामिनेशन हुआ, तो ये भी विश्व को एक बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। सो इन शॉर्ट कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी तो समय बताएगा कि कैसे ये आगे बढ़ेगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। परंतु एक बात तो पक्की है कि इजराइल और ईरान की जो वॉर है ये फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं बदलनी चाहिए। इंडिया का तो यही कंसर्न रहेगा, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो दोनों से अच्छे हैं और हम चाहते हैं मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। और इस शांति को बनाए रखने में हम लोग I2U2 प्लेटफॉर्म, जिसको वेस्ट एशिया क्वाड भी बोला जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।